भाई यहाँ तक लाइट उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से नहीं पहुँच पाएगी। तो जो शॉर्ट वाले होते हैं, अगर ये सेंसिटिव हैं, सेंसिटिव टू दी हाई लाइट इंटेंसिटी, तो उनको शॉर्ट बना लो, उनको शॉर्ट प्लांट की तरह यूज़ कर लो। ये है आपका क्या, मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग। एग्जाम्पल मैंने आपका यही वाला लिखो, कोकोनट के साथ कोकोआ पाइनएप्पल, ये एग्जाम्पल हो गया। और आओ भैया, और क्या है, हाँ, लैंड रोटेशन और एक है क्रॉप रोटेशन। एक है लैंड रोटेशन और दूसरा है क्रॉप रोटेशन। ये नाम से समझ में आ रहा है, लैंड रोटेशन और वहां पर क्रॉप रोटेशन। क्या करना है भाई, ये रहा भाई हमारा एक किसान भाई, ठीक है, ये इसके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, इसने यहाँ पर खेती की, मान लीजिए इसने कोई भी फसल लगा ली, इसने ए, साल था 2022, ठीक है, फिर आ गया 2023, वही ज़मीन है, उसी पर उसने फिर से वही खेती लगा ली ए, कोई दिक्कत नहीं है। साल आ गया अपना 2024, वही ज़मीन है, उसने फिर से वही खेती कर ली उसी ज़मीन पर ए, फिर आ गया आपका साल 2025, वही ज़मीन है और उसने फिर से वही खेती कर ली ए, फिर आ गया मान लीजिए साल 2026, फिर से वही ज़मीन है और फिर से उसने वही फसल ले ली ए। ऐसा कब तक कर सकता है ये? एक समय तो ऐसा आएगा जब इसको रुकना पड़ेगा कि बस भाई रुक जा, क्योंकि एक ही फसल को एक ही ज़मीन पर बार बार उगा देने से उस ज़मीन की, वो जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, वो ज़मीन पूरी तरह से स्ट्राइल हो जाएगी। यहाँ पर मान लीजिए इस ए को जो उपज मिल रही थी वो 20 कुंटल पर हेक्टेयर मिल रही थी, यहाँ पर भी मान लीजिए चलो 20 कुंटल पर हेक्टेयर मिल जाएगी, लेकिन सेम ज़मीन पर जब तीसरी बार खेती करोगे ना, थोड़ी बहुत तो कमी आएगी। मान लीजिए यहाँ पर 18 कुंटल हो गई, फिर और कम हो जाएगी, 15 कुंटल हो गई, फिर और कम हो जाएगी, 10 कुंटल होगी। ऐसे ऐसे एक ही ज़मीन पर एक ही फसल को बार बार उगाते जाओगे, यील्ड हमेशा कम मिलेगी आपको। क्यों मिलेगी? क्योंकि इसकी जो सॉइल फर्टिलिटी है, सॉइल फर्टिलिटी है वो कम होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी सॉइल ही स्ट्राइल हो जाएगी। तब क्या करेगा किसान? फसल नहीं बदलेगा वो, ना फसल नहीं बदलूंगा मैं, फसल तो वही रहेगी, हम तो ज़मीन बदल लेते हैं। एक काम करो, अब ये काम नहीं कर रहा है, चलो छोड़ो इसको, आगे बढ़ो, कहीं पर कोई जंगल मिल गया, इस जंगल को काट दो, साफ कर लो, ठीक है, बढ़िया इसको कल्टीवेटेड फील्ड की तरह करो, फिर यहाँ पर शुरू हो जाओ। फिर ए 2027 में लगाया, फिर 2028 में फिर उसी ज़मीन पर बी को लगाया, फिर 2029 में पहुंच गया, फिर सेम उसी ज़मीन में लगाया। तब तक जब वो यहाँ खेती कर रहा है, ये पहले वाला जो था ना, ये वापस से रिकवर हो जाएगा। 6-7 साल यहाँ पर खेती कर लेगा, तब तक पहला वाला खाली पड़ा रहेगा और वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तब तक ये वाली ज़मीन स्ट्राइल हो जाएगी, तो वापस से उठ करके यहाँ आ जाएगा। अब इस फील्ड पे चलो, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, क्रॉप तो सेम है, जो क्रॉप है वो तो सेम रहेगी, बस यहाँ पर जो ज़मीन है ना वो रोटेट होती रहेगी, ज़मीन बदलती रहेगी। इसी को कहते हैं लैंड रोटेशन, इसी को हम लोग कहते हैं जूम कल्टीवेशन, इसी को हम लोग कहते हैं जूम कल्टीवेशन, इसी को कहते हैं हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये बेसिकली हमारे इंडिया में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा झारखंड में भी काफ़ी होता है, मध्य प्रदेश में भी काफ़ी जगहों पर होता है, ठीक। तो ये आप लिख लेना, एक तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो हमारे इंडिया के, वहाँ पर जूम कल्टीवेशन बहुत है, झारखंड में भी काफ़ी ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में भी है। और क्रॉप रोटेशन में क्या है भाई, ये ज़मीन है, इसमें हमने फसल लगाई है ए 2022 में, 2023 में भैया किसान ने कहा नहीं फसल बदल लो, उसने फिर फसल लगा दी 2023 में बी। तो यहाँ पर जो ज़मीन है, जो लैंड है वो फिक्स है, वो नहीं बदल रही, ज़मीन तो वही रहेगी, बस यहाँ पर जो क्रॉप है वो रोटेट कर रहा है, वो बदल रहा है। 2022 में ए थी, 2023 में बी हो गई, हो सकता है 2024 में वो फिर से ए लगा ले, फिर 2025 में वो बी लगा लेगा, फिर 2026 में ए लगा लेगा, तो यहाँ पर क्रॉप रोटेट करेगी, तो वो क्रॉप रोटेशन हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं और देखो भाई आगे क्या है। हाँ, अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो भाई लैंड इक्विवेलेंट रेशो, लैंड इक्विवेलेंट रेशो ये क्या चीज़ है? इसको शॉर्ट में कहते हैं LER, लैंड इक्विवेलेंट रेशो, LER। ये जो लैंड इक्विवेलेंट रेशो ना, इसका मेन जो एम है वो है इंटरक्रॉपिंग के बारे में पता करना, कि जो इंटरक्रॉपिंग हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए बेनिफिट है या नहीं है, वो फ़ायदेमंद है या नहीं है, ये हम लैंड इक्विवेलेंट रेशो से यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है,
एफिशिएंटली तरीके से इसका यूज़ करते हैं हम लोग रिसर्च एक्सपेरिमेंट वगैरह में कि हम जो इंटरक्रॉपिंग लगाने जा रहे हैं वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक फसल ले ली हमने ए और दूसरी फसल ले ली हमने बी। पहले तो एक पॉइंट लिख लीजिए, कोई जो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था, विले ने दिया था। इसको लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। LER का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था, विले ने दिया था 1979 के अंदर, 1979 में दिया था। ठीक है, ये तो रटने वाली चीज़ है। अब आते हैं, समझ लो कि भाई एक फसल है ए, मान लीजिए ये फसल ए जो है इसकी हम लोग सोलो क्रॉपिंग कर रहे हैं, इसको बिल्कुल अलग लगाया जा रहा है। एक फसल है बी, इसकी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सोलो क्रॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी जो उपज आ रही है, इसकी जो यील्ड आ रही है वो आ रही है मान लीजिए 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया, ये ए है तो इसको हम नाम दे दिया YA। ठीक है, यहां पर मान लीजिए इसकी जो उपज आ रही है वो आ रही है मान लीजिए 15 क्विंटल पर हेक्टेयर, इसको हमने कह दिया YB। तो YA यहां पर क्या है, यील्ड ऑफ ए इन सोलो क्रॉपिंग, और YB क्या है, यील्ड ऑफ बी इन सोलो क्रॉपिंग। अब हम देखना चाहते हैं कि भाई ये दो फसल हैं, अगर इन दोनों फसलों को इंटरक्रॉपिंग करके लगाया जाए तो क्या ये सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। इसके लिए हम LER से पता लगा सकते हैं। तो भाई इन दोनों को अब एक साथ लगा दो, A और B, ये हमने इंटरक्रॉप करके लगा दिए दोनों। ठीक है, अब यहाँ पर A की यील्ड निकली, देख लो कितनी आ रही है। यहाँ पर जो A की यील्ड होगी वो देख लो, और यहाँ पर जो B की यील्ड है वो देख लो, यील्ड ऑफ B वो देख लो। यहाँ पर जो A की यील्ड है उसको नाम दे दो मान लीजिए SA, और यहाँ पर B की जो यील्ड है उसको नाम दे दीजिए SB। तो SA क्या हो गया, यील्ड ऑफ A इन इंटरक्रॉपिंग, और SB का मतलब हो गया यील्ड ऑफ B इन इंटरक्रॉपिंग। ये YA का मतलब यील्ड ऑफ A इन सोलो क्रॉपिंग है, और ये S का मतलब हो गया ये इंटरक्रॉपिंग है। तो यहाँ पर LER कैसे निकालोगे, LER भाई अब आपने इनको यहाँ पर कंबाइंड कर दिया। कंबाइंड करने के बाद अब इनकी मान लो यील्ड देख लो, मान लीजिए इसकी जो यील्ड आई है वो मान लीजिए आ गई 18 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, और मान लीजिए इसकी जो यील्ड आई है वो आई है 12 क्विंटल पर हेक्टेयर। अब ऐसे तो अपन कह देंगे भाई इसकी यहाँ पर 20 क्विंटल आ रही है, यहाँ पर 18 क्विंटल आ रही है, इसकी यहाँ 15 क्विंटल आ रही है, वहाँ 20 क्विंटल आ रही है, तो इस हिसाब से तो ये नुकसान ही हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में अगर LER से पता करें तो पता चलेगा कि ये नुकसान नहीं है, कहीं ना कहीं फायदेमंद है। ये जो अपना आ रही है जो यील्ड इंटरक्रॉपिंग में, ये कहीं ना कहीं बेनिफिट है। आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर लोगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। इसके लिए LER का पता करो। LER की वैल्यू अगर मोर देन 1 आती है, एक से ज़्यादा अगर इसकी वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स जो इंटरक्रॉपिंग है वो आपकी बेनिफिशियल है, वो बेनिफिशियल है। और अगर LER की वैल्यू 1 से कम आ रही है तो इसका मतलब हमारी जो इंटरक्रॉपिंग है वो हार्मफुल है, वो बेनिफिशियल नहीं है। और अगर LER की वैल्यू 1 ही आ जाए तो इसका मतलब ना तो वहाँ पर कोई लॉस हो रहा है और ना वहाँ पर कोई प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा इंटरक्रॉपिंग अच्छा कब माना जाएगा, जब वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। तो अब निकालें कैसे, इसके लिए फॉर्मूला होता है LER इक्वल्स टू होता है LA प्लस LB। अब ये LA प्लस LB क्या है, LA का मतलब है इंटरक्रॉपिंग ऑफ फील्ड, सॉरी LA का मतलब होता है LER ऑफ A क्रॉप और LER ऑफ B क्रॉप। तो यहाँ पर LA क्या है, LER ऑफ लैंड इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ A क्रॉप, और LB क्या है, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ B क्रॉप। ठीक है, ये क्या होगा आपका, तो A क्रॉप, जो A क्रॉप है उसका लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या होगा, यील्ड इन इंटरक्रॉपिंग डिवाइडेड बाय यील्ड इन सोलो क्रॉपिंग। यानी कि LA क्या होगा भाई, ये A फसल यहाँ पर सोलो में थी और यहाँ पर A फसल इंटरक्रॉपिंग में थी, यानी कि ये हो जाएगा SA डिवाइडेड बाय YA, यील्ड ऑफ A इन इंटरक्रॉपिंग डिवाइडेड बाय यील्ड ऑफ A इन सोलो क्रॉपिंग। सिंपल सी बात है। LER का फॉर्मूला क्या होता है, यील्ड ऑफ सोलो क्रॉपिंग, सोलो क्रॉप, और यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप। इसको आप याद रखें ऐसे। सॉरी गलत लिख दिया, ऊपर इंटरक्रॉप आएगा, नीचे सोलो क्रॉप आएगा। यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप अपॉन यील्ड ऑफ सोलो क्रॉप। ठीक है, ये पर्टिकुलर जिस क्रॉप के लिए निकाल रहे हैं उसके लिए, जैसे हमको A के लिए निकालना है तो A के लिए क्या होगा आपका, यील्ड ऑफ A इन इंटरक्रॉप और यील्ड ऑफ A इन सोलो क्रॉप। तो यील्ड ऑफ A
इन इंटरक्रॉप ऐसे हो गया, और यील्ड ऑफ ए इन सोलो क्रॉप वो वाई ए हो गया, यानी एल ए क्या हो गया, ऐसे अपॉन वाई ए। तो एल बी क्या हो जाएगा, एल बी हो जाएगा एस बी अपॉन बाई बी, यानी कि यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का एल ए प्लस एल बी। यहाँ पर एल ए क्या है, एस ए अपॉन वाई ए, और एल बी क्या है, एस बी अपॉन बाई बी, यानी कि एल ई आर हो जाएगा आपका एस ए अपॉन वाई ए प्लस एस बी अपॉन बाई बी। ये बन गया फॉर्मूला। इसी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। वही वाला एग्जाम्पल ले लो जो अभी मैंने बताया था कि फसल ए है और बी है, इसकी जो उपज है वो 20 कुंटल पर हेक्टेयर है, और मान लीजिए इसकी उपज आ रही है 18 कुंटल पर हेक्टेयर। जब दोनों की इंटरक्रॉपिंग की हमने तो इसमें ए की जो उपज है वो आ रही है मान लीजिए 18 कुंटल पर हेक्टेयर, और जो बी है उसकी उपज आ रही है मान लीजिए 12 कुंटल पर हेक्टेयर। तो बताइए क्या ये इंटरक्रॉपिंग सक्सेसफुल है या नहीं है, निकाल लो भाई। पहले तो एल ए निकालो, एल ए क्या होगा, एस ए अपॉन वाई ए। एस ए कितना है आपका 18 कुंटल, और वाई ए कितना है आपका 20 कुंटल, ये कितना हो जाएगा आपका 0.9। और एल बी निकालो यहाँ पर, एल बी हो जाएगा कितना, एस बी अपॉन बाई बी। तो एस बी कितना है आपका 12 कुंटल, और ये कितना है आपका 18 कुंटल। तो ये कितना हो जाएगा, इसको निकालो। मेरा मैथमेटिक्स बहुत गंदा है भाई, क्या करें, मैं ऐसे छुप जाऊं, किसी को बताऊंगा नहीं मैं कैसे कर रहा हूं। लगभग 0.6 के समथिंग आएगा, ठीक है। इतना ही आएगा आई थिंक 0.6। ये इसको 2 से काटो तो ये 6 आ जाएगा, इसको 2 से काटो तो ये 9 आ जाएगा, फिर इसको 3 से काटो तो ये 2 आ जाएगा, इसको 3 से काटो तो ये 3 आ जाएगा। 2/3 मतलब 0.6 के समथिंग आएगा। ये 0.9 वो 0.6, बस अब क्या जोड़ दो, एल ई आर कितना हो गया 0.9 प्लस 0.6 कितना हो गया भाई, एल ई आर जो है वो आपका 1.4 हो गया। यानी कि यहाँ पर जो एल ई आर है वो उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है। दैट मीन्स ये जो इंटरक्रॉपिंग है वो बेनिफिशियल है, किसान इसको कर सकता है। ये हो गया आपका एल ई आर, लैंड इक्विवेलेंट रेशो। नेक्स्ट हेडिंग क्या है भाई, रिलेटिव यील्ड टोटल। रिलेटिव यील्ड टोटल जिसको कहते हैं RYT। ये कुछ नहीं है, जो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो है वही है, ये सेम टू सेम वही है। स्पेशली वैसे तो इस RYT का यूज़ किया जाता है अच्छा कॉम्बिनेशन अगर आपको जब फॉरेज क्रॉप का बनाना हो, फॉडर क्रॉप का बनाना हो तो उसके लिए इसका अच्छा यूज़ होता है। पहली बात तो ये कि भाई ये किसने दिया था, जैसे वो दिया था आपका बिलेना 1979 में तो ये दिया था आपका बर्ज ने, बिट एंड बर्ज, ये आपका दिया था बिट एंड बिट एंड बर्ज ने, WIT एंड BERG, बिट एंड बर्ज ने दिया था। इसका बेसिकली यूज किस में किया जाता है, स्पेशली यूज्ड टू डिटरमाइन द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेज क्रॉप। फॉरेज क्रॉप का बेस्ट कॉम्बिनेशन निकालने के लिए अपन रिलेटिव यील्ड टोटल का यूज कर सकते हैं। यहां पर भी सेम वही है, जैसे कि मान लीजिए एक फॉरेज क्रॉप है ए, एक फॉरेज क्रॉप है बी। अब जो ए फॉरेज क्रॉप है मान लीजिए इसकी यील्ड 16 में क्या है YAA, इसकी यील्ड 16 में क्या है YBB। इन दोनों को जब हम लोग इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो भाई वाई की जो यील्ड क्या होगी वो मान लीजिए इंटरक्रॉपिंग में आ रही है YAB, और बी की यील्ड क्या आ रही है YBA। तो यहाँ पर जो R/T है वो क्या हो जाएगा YAB अपॉन YAA प्लस YBA अपॉन YBB, यानी कि ये आपका जो R/T है वो बिल्कुल सेम टू सेम LER के ही इक्विवेलेंट है। दोनों सेम टू सेम है, चाहे R/T का है चाहे LER का है, ठीक है। और देखो भाई नेक्स्ट हेडिंग क्या है, क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड। इसको देखो, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड। ये काफ़ी सारे बच्चों को समझ नहीं पड़ता कि सर ये कैसे निकालें क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड। इसकी जो डेफिनेशन है ना, उस डेफिनेशन से ज़्यादा इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना कि ये एक्चुअल में होता क्या है। डेफिनेशन में कुछ नहीं धरा, इसके कंसेप्ट को समझो। देखो हमने मान लीजिए यहाँ पर 2 फसल लगाई है, एक फसल है A और दूसरी फसल है B, ठीक है। इन दोनों को हम लोग कर रहे हैं अब इंटरक्रॉपिंग।
इन दोनों की हमने क्या कर दी, इंटरक्रॉपिंग कर दी। अब यहाँ पर मान लीजिए हम किसी भी एक का लैंड इक्विवेलेंट यील्ड निकालें, हम ए की निकालें बी के कंपैरिजन में, या लैंड इक्विवेलेंट यील्ड बी की निकालें ए के कंपैरिजन में। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पर जैसे कि अब चलो इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर तुरंत ही समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो ए है, ये क्या हो गया, इसकी यील्ड ऑफ ए, और इसको रखें अपन यील्ड ऑफ बी। कुल मिलाकर के जैसे कि मान लीजिए ए जो है वो आपकी मान लीजिए मेन क्रॉप है, और जो बी है वो मान लीजिए आपकी इंटर क्रॉप है, ठीक है। या फिर इसको भी छोड़ो, ये भी मानने की जरूरत नहीं है, सिंपल मानो ए और बी ये दो क्रॉप हैं, इनकी हमें लैंड इक्विवेलेंट यील्ड निकालनी है। तो यहाँ पर हमें प्राइस से मतलब रखना पड़ेगा, पहले प्राइस का पता करना पड़ेगा कि इनकी मार्केट में प्राइस क्या है। एक तो हमें यील्ड पता करनी पड़ेगी, इनकी यील्ड क्या है, दूसरी इनकी प्राइस पता करनी पड़ेगी, प्राइस ऑफ ए, कि भाई मार्केट में ए की प्राइस क्या चल रही है और मार्केट में बी की प्राइस क्या चल रही है। अब जैसे मान लीजिए हमको लैंड इक्विवेलेंट यील्ड ऑफ बी निकालना है, मान लीजिए हमको बी का क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड निकालना है, सॉरी लैंड नहीं, क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड निकालनी है हमको बी की। तो कहने का मतलब ये है कि इस बी की जितनी भी उपज होगी, उस उपज को बेचकर जितना भी पैसा हमको मिलेगा, उस पैसे से हम कितनी फसल ए की खरीद सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कहूं कि भाई अभी तो हम इन दोनों फसलों को साथ में लगा रहे हैं, अगर मैं ये कहूं कि भाई मैं मान लीजिए अगर बी फसल को नहीं लगाता तो मुझे कितनी फसल मिल जाती ए की, मुझे ए का और कितना उत्पादन मिल जाता। जैसे कि एक फील्ड है, इस फील्ड पे मैंने ए क्रॉप भी लगाई है, बी क्रॉप भी लगाई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि अगर भाई मैं मान लीजिए बी क्रॉप नहीं लगाता तो इसके बदले में मुझे ए की और कितनी फसल मिल जाती, एक मुझे और कितना ज़्यादा मिल जाता। भाई सीधी सी बात है, अब यहाँ पर दो लगी हैं। अगर मैं चाहता कि भाई मुझे मान लीजिए बी क्रॉप नहीं लगानी थी, कि इस बी क्रॉप की जगह अगर मैं मान लीजिए ए को ही लगाता तो मुझे कितनी और उपज मिल जाती, तो भाई इस बी से पता कर सकते हैं अपन। क्या करना है भाई, इस बी की उपज के बारे में पता करो कि इस बी की उपज कितनी आ रही है, फिर इसका प्राइस पता कर लो, मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है इसका, ठीक है। जो भी इसका प्राइस चल रहा होगा उससे इस प्राइस को यील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उस प्राइस में कितना हम ए खरीद सकते हैं, इस प्राइस में कितना हम अनाज ए का खरीद सकते हैं, उतना ही हम लोग, वही क्या हो जाएगा, उसका क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, धीमे धीमे समझ में आएगा, इतना आसान भी नहीं है, ये LER से ज़्यादा कठिन है, ठीक। तो इसको एक एग्जाम्पल कर ही लेते हैं तभी समझ में आ पाएगा। इसका एग्जाम्पल ही देख लो आप। तो पहले तो इसका फॉर्मूला देख लो। कुल मिलाकर वही है कि भाई हमें एक फसल को मार्केट में बेचकर कितना पैसा उससे मिलेगा कि उस पैसे से हम जो दूसरी फसल है वो भी खरीद पाएं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड है उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब जैसे अपन मान लीजिए दो क्रॉप हमने ली हैं, एग्जाम्पल कि भाई एक क्रॉप है ए और दूसरी क्रॉप है बी, ये दो क्रॉप है, हमको मान लीजिए यहाँ पर ए का निकालना है, क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड ऑफ ए का निकालना है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा, यील्ड ऑफ ए प्लस यील्ड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय उसकी प्राइस ऑफ बी, और डिवाइड कर दो उसको किसकी प्राइस के साथ, ए के साथ, प्राइस ऑफ ए की प्राइस के साथ इसको डिवाइड कर दो। ये सिंपल सा फॉर्मूला है क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड निकालने का। क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड ऑफ ए निकालनी है तो यील्ड ऑफ ए क्या है, प्लस यील्ड ऑफ बी की कितनी उपज हुई, मार्केट में उसका प्राइस क्या है, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दो ए की प्राइस से। तो यहाँ पर जो सीड निकलेगा, जो चीज़ निकलेगी वो क्या होगी कि भाई जितना अपन वो उसका क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड होगा कि भाई इतना अपन और ऐड कर देते, उतनी यील्ड इस ए में और जुड़ जाएगी, ठीक। तो मान लीजिए अपन ले लेते हैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल, ए है और दूसरा आपका बी है। अब मान लीजिए जो ए है उसकी उपज है मान लीजिए 60 कुंटल पर हेक्टेयर, ठीक है, और इसकी जो उपज है वो मान लीजिए 40 कुंटल पर हेक्टेयर, और इसकी जो प्राइस चल रही है मार्केट में वो है मान लीजिए 30 रुपया 30 रुपया पर केजी, और बी जो है इसकी प्राइस चल रही है मान लीजिए 20 रुपया पर केजी। तो अब ध्यान रखना ये कुंटल में है, ये केजी में है, तो इसको कन्वर्ट कर लेना, इसको कुंटल को भी केजी में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा आपका 6000 केजी पर हेक्टेयर, और ये हो जाएगा आपका 4000 केजी पर हेक्टेयर।
ये डाटा अपने पास आ गया, यील्ड भी आ गई, प्राइस भी आ गई, यील्ड भी आ गई, प्राइस भी आ गई। अब क्या बस अब ए का भी निकाल सकते हो, बी का भी निकाल लो। मान लीजिए हमको निकालना है क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड ऑफ ए, तो भाई ए की यील्ड लिख दो। ए की यील्ड क्या है आपकी 6000, ठीक है, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पर प्लस, और यील्ड ऑफ बी, बी की यील्ड क्या है आपकी 4000, बी की प्राइस क्या है 20 डिवाइडेड बाय ए की प्राइस क्या है, कहाँ गया, ए की प्राइस कितनी है 30, तो ये हो गया आपका 6000 प्लस, और ये 1 0 से 0 काट दो तो 8000/3। अब ये हो गया भाई, इसको करके देख लो कितना आ जाएगा। बहुत ज़्यादा वैसा हो गया ये तो, ये मैथमेटिक्स वाली चीज़ें मेरे लिए क्यों आती हैं भाई। ठीक है, करके देख लो, मुझे समय लगेगा। ये हो जाएगा आपका, और ये भगवान इतना सादा क्यों कर दिया रे। हाँ सही तो है, नहीं सही कहाँ से हो गया। तो अच्छा हुआ मैंने एग्रीकल्चर लिया, सबसे गंदा लगता है मुझे मैथमेटिक्स। 26,000, क्या बात है भाई। अगर कोई पैसे दे देते ना मुझे, तो अब तक तो मैं कब का गिन लेता कि 18,000 और 8,000 कितने होते हैं। यही ये इसको कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। मतलब इतना सिंपल सा, अगर कोई मुझे पैसे देता कि लिए 8,000 रुपये, और अभी 8,000 के अलावा मुझे 18,000 और दे देता, तो मैं तुरंत गिन लेता कि अभी 18,000 और 8,000 तो 26,000 होते हैं। इसके लिए मैं बोर्ड पे लगा होता, तो 26,000 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको आप खुद कर लेना, ठीक है। जो भी डाटा आएगा वो क्या होगा, क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड होगा ए का। आप चाहे तो क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड ऑफ बी भी निकाल सकते हैं। बी निकालने के लिए यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर यील्ड ऑफ बी आ जाएगा, और यहाँ पर यील्ड ऑफ ए, प्राइस ऑफ ए, और डिवाइडेड कर देना प्राइस ऑफ बी के साथ। ये है क्या, क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड। ठीक है, यील्ड ऑफ द डिफरेंट इंटर क्रॉप आर कन्वर्टेड इनटू द बायोलॉजिकल यील्ड, और कह सकते हैं अपन कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट यील्ड ऑफ एनी वन ऑफ द क्रॉप इन टर्म ऑफ देयर प्राइस, मतलब प्राइस की तुलना में। तो मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यही इंपॉर्टेंस है कि भाई ये जो बी क्रॉप है, इस बी क्रॉप को अगर मैं नहीं लगाऊं तो मुझे ए क्रॉप और कितना मिल जाएगा। तो इस बी क्रॉप का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस निकाल लीजिए, मतलब इस बी क्रॉप से कितना पैसा अपन को मिलेगा, उस पैसे से कितना और सीड आप खरीद सकते हो, वो जोड़ दीजिए, बस काम हो जाएगा। मान लीजिए ये बी क्रॉप है, तो इस बी क्रॉप की यील्ड इतनी निकली, ये बाजार में इस भाव चल रहा है, तो ये आपका मार्केट में इतना मिल जाएगा पैसा, उसका डिवाइड कर दो ए के साथ, तो वो उतने का यील्ड मिल जाएगा आपको। ये हो गया आपका क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड। नेक्स्ट क्या है भाई अपना, अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी। आ जाओ देखो, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। देखो क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है, फॉर्मूला इसको शॉर्ट में लिखा जाता है CI। वो होता है आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया इनटू 100। अब उससे पहले तो दो शब्द आ गए भाई, ये ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया आ गया, एक नेट सोन एरिया आ गया। अब ये क्या चीज़ है, पहले इसको समझो। देखिए मान लीजिए एक किसान है, ये रहा वो किसान। इस किसान के पास मान लीजिए ये 1 हेक्टेयर की ज़मीन है। कितनी हेक्टेयर ज़मीन है, 1 हेक्टेयर ज़मीन है। अब एक साल के अंदर 3 सीज़न आते हैं, एक आता है खरीफ, एक आता है रबी, और दूसरा आता है जायद। मतलब वो इसी 1 हेक्टेयर को 3 बार यूज़ कर सकता है। एक साल में 3 सीज़न आते हैं, खरीफ, रबी और जायद, और उसके पास ज़मीन कितनी है, 1 हेक्टेयर है। यानी कि ये किसान इस 1 हेक्टेयर को 3 बार यूज़ कर सकता है। कितनी बार यूज़ कर सकता है, 3 बार। तो क्या उसके पास 3 हेक्टेयर ज़मीन हो गई क्या, नहीं है ना। हेक्टेयर ज़मीन कितनी है, 1 हेक्टेयर ही है, लेकिन वो 3 हेक्टेयर के बराबर उसको यूज़ कर सकता है 3 बार खेती करके। बहुत से किसान होते हैं कि भाई हमारे पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, तो वो सिर्फ खरीफ में ही फसल करेंगे बस, यानी कि उन्होंने जो 1 हेक्टेयर ज़मीन थी उसका 1 हेक्टेयर के बराबर ही इस्तेमाल किया। बहुत से लोग हैं जो खरीफ और रबी दोनों में यूज़ कर लेंगे, तो उन्होंने 2 हेक्टेयर के बराबर यूज़ कर लिया। बहुत से लोग हैं वो तीनों में यूज़ करेंगे, जायद में भी यूज़ करेंगे, तो उन्होंने 1 हेक्टेयर ज़मीन को 3 हेक्टेयर के बराबर यूज़ कर लिया। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि मान लो खरीफ में तो उन्होंने पूरी 1 हेक्टेयर यूज़ की, रबी में मान लीजिए उन्होंने आधे हेक्टेयर यूज़ की, यानी कि उन्होंने 1.5 हेक्टेयर का यूटिलाइजेशन कर लिया। लेकिन एक्चुअल में क्या उसके पास 1.5 या 3 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर है क्या, नहीं है। उसके पास एक्चुअल में कितनी है, 1 हेक्टेयर ही है।
बस वो डिपेंड करेगा कि वो उस 1 हेक्टेयर को कितनी बार यूज़ कर सकता है। मैक्सिमम चांस है सिर्फ 3 बार का, यानी साल में वो मैक्सिमम उसको 3 बार यूज़ कर सकता है। मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकते हैं हम उसका। यहाँ पर 1 हेक्टेयर, यहाँ पर 10 हेक्टेयर भी हो सकती थी, तो वो 30 हेक्टेयर के बराबर यूज़ कर सकता था। तो एक्चुअल में उसके पास क्या है, 1 हेक्टेयर है। तो ये जो एक्चुअल में उसके पास जो 1 हेक्टेयर है ना, ये है उसका नेट सोन एरिया। ये क्या है, उसका नेट सोन एरिया है। लेकिन वो इसको कितनी बार यूज कर सकता है। मान लीजिए उसने इस खरीफ सीजन में राइस बो दिया पूरे 1 हेक्टेयर में, फिर मान लीजिए जो रबी सीजन आया, इस रबी सीजन में इसी 1 हेक्टेयर में उसने गेहूं बो दिया, फिर मान लीजिए जायद सीजन आया, इस जायद सीजन में इसी 1 हेक्टेयर में, अब मान लो चलो 1 हेक्टेयर नहीं करते हम, इसको कम कर देते हैं, मान लीजिए 0.5 हेक्टेयर में उसने मूंग बो दिया। तो एक्चुअल में क्या उसके पास जमीन बढ़ गई, क्या जमीन तो वही है, 1 हेक्टेयर ही है। तो नेट सोन एरिया क्या है उसका, 1 हेक्टेयर है, लेकिन उसने 1 साल में उस जमीन को 3 बार यूज किया। एक रबी में, खरीफ में उसने पूरा 1 हेक्टेयर यूज किया, रबी में उसने पूरा 1 हेक्टेयर यूज किया, और जायद में उसने 0.5 हेक्टेयर, यानी कि टोटल कितना हो गया, 2.5 हेक्टेयर। उसने यूज कितने के बराबर कर लिया, 2.5 हेक्टेयर के बराबर यूज कर लिया। ये क्या हो गया उसका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ये क्या हो गया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो गया। समझ गए, नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। नेट सोन एरिया मतलब एक्चुअल में कितने एरिया में खेती हो रही है, वो होता है आपका नेट सोन एरिया। और उस एरिया को हम साल में कितनी बार यूज कर पा रहे हैं, वो हो जाता है उसका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अगर हमने 1 हेक्टेयर जमीन को, अगर मान लीजिए अपन पास 100 हेक्टेयर जमीन है, अगर 100 हेक्टेयर जमीन को आप साल में 3 बार यूज कर रहे हो, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, 300 हेक्टेयर के बराबर। तो क्या वो 300 हेक्टेयर है, नहीं, वो है तो 100 ही हेक्टेयर, मतलब नेट सोन एरिया तो 100 हेक्टेयर ही कहलाएगा, लेकिन हमने उसको 3 बार यूज कर लिया, मतलब वो 300 हेक्टेयर हो गया, मतलब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया 300 हेक्टेयर हो गया। समझ के, यही होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और नेट सोन एरिया। तो अपने इंडिया की अगर हम बात करें तो भाई इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 329 मिलियन हेक्टेयर है। ये हमारे इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, 329 मिलियन हेक्टेयर। इस 329 मिलियन हेक्टेयर में से कितने हेक्टेयर में या कितने एरिया में हम खेती करते हैं, इसमें से आउट ऑफ दिस, इस 329 में से हम केवल 141 मिलियन, लगभग पॉइंट में है वो, तो 141 मिलियन में हम खेती करते हैं, यानी कि ये हमारा है नेट सोन एरिया। 141 में हम खेती कर पाते हैं, बस ये नेट सोन एरिया हो गया। तो ये तो नेट सोन एरिया है। अब इस 141 मिलियन हेक्टेयर में 1 साल में अपने पास 3 बार मौके मिलेंगे, रबी में, खरीफ में और जायद में। तो हो सकता है इसी 141, अब सब लोग तो भाई तीनों सीजन में खेती नहीं करते। अगर सभी लोग तीनों सीजन में, हर किसान जो है वो तीनों सीजन में खेती करे और पूरे एरिया को यूज करे, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो ये तो इससे भी ज्यादा हो जाएगा। 329 जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का, उससे भी ज्यादा निकल जाएगा ग्रॉस क्रॉप, लेकिन उतना नहीं है। अपने यहाँ पर तीनों सीजन में खेती उतनी नहीं की जाती। यूजुअली लोग खरीफ में कर लेते हैं, रबी में, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो लोग रबी में करते हैं, खरीफ वाले को छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ के एरिया में बात करें तो खरीफ में कोई करते नहीं, क्योंकि पानी ही नहीं है। पानी वाली फसलें, बारिश हो गई तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो खाली छोड़ देते हैं। तो भाई इस 141 मिलियन हेक्टेयर देखो कितनी बार हम साल भर में यूज कर पा रहे हैं, वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो जाएगा। तो हमारे इंडिया के अंदर जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है वो लगभग 200 मिलियन हेक्टेयर है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है, लगभग 200 मिलियन हेक्टेयर है। ये हमारे इंडिया का है 200 मिलियन हेक्टेयर। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज है, सर 200 मिलियन मतलब 329 मिलियन हेक्टेयर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, उसमें से 200 मिलियन हेक्टेयर एरिया में हम खेती कर लेते हैं। ना 200 मिलियन हेक्टेयर वो एग्जैक्ट, वो एक्चुअल में 200 हेक्टेयर नहीं है, एग्जैक्ट मतलब एक्चुअल में वो 200 मिलियन हेक्टेयर नहीं है, वो है तो कितना 141 मिलियन हेक्टेयर ही है। हम उसको बार बार यूज कर रहे हैं। उसी 141 मिलियन हेक्टेयर को हमने रबी में यूज किया, उसी को हमने खरीफ में यूज किया, उसी को हमने जायद में, मतलब उसी का हमने बार बार यूज कर लिया, इसलिए वो मल्टीप्लाई हो गया। तो 200 मिलियन हेक्टेयर हो जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो यहाँ पर आप लिखें इसको, अगर मैं इंडिया की बात करूं कि भाई इंडिया के अंदर, इस पर क्वेश्चन भी आता है कि इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है, तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है 200 मिलियन, नेट सोन एरिया कितना है 141। इसको जब आप करोगे तो लगभग 141% के समथिंग कुछ आ जाएगा, ऐसा 141 पॉइंट के समथिंग आ जाएगा। इसलिए इंडिया की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है CI है वो आपको 142%, कई किताबों में आपको 140 से 142 भी मिल जाता है, कुछ पुरानी किताबों में तो 138 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो वैसे तो अभी अपडेट जो है अगर बात करें तो 142% आपको क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया की मिल जाती है। तो यही होती है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हेडिंग, रोटेशनल इंटेंसिटी। रोटेशनल इंटेंसिटी, इसको देख लो भाई, ये क्या चीज़ होती है
रोटेशनल इंटेंसिटी, ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है। इसको रोटेशनल क्रॉपिंग इंडेक्स भी कहा जाता है, रोटेशनल क्रॉपिंग इंडेक्स भी इसको हम लोग कहते हैं। ये क्या होता है देखो, नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन इन अ रोटेशन, कोई भी एक रोटेशन है, उस रोटेशन में हमने कितनी क्रॉप ग्रो कर दी और कितना समय लग गया। जैसे मान लीजिए मैंने शुरुआत करी राइस से, फिर मैंने लगाया गेहूं, फिर मैंने लगाया उर्द, और फिर से हम आ गए किस पर, राइस पर। यानी कि ये हमारा रोटेशन हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब जहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं उसी क्रॉप पर जब तक लौट के नहीं आ जाए तब तक वो रोटेशन कहलाता है अपना। तो ये अपना पूरा रोटेशन हो गया। मान लीजिए इसके आगे मैं और अभी और चलता, मान लीजिए मैं अब राइस न लूँ, मैं यहाँ पर ले लूँ सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन के बाद फिर मैं यहाँ पर ले लूँ मस्टर्ड, मस्टर्ड के बाद फिर मान लीजिए यहाँ पर मैं ले लूँ मूंग, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आता राइस के ऊपर, यानी तो क्रॉपिंग रोटेशन फिर यहाँ तक हो जाता। यानी कि रोटेशनल मतलब उसी सेम क्रॉप को बाद में कब रोटेट कर रहे हो, ठीक। तो ये राइस से राइस आने में अपना मान लीजिए यहाँ तक हो गया, और मान लीजिए अगर मैं यहीं पर राइस ले लेता तो वो यहीं खत्म हो जाता। तो नंबर ऑफ क्रॉप, उस रोटेशन में कितनी क्रॉप हो गई डिवाइडेड बाय कितना ईयर हो गया। अब ध्यान रखना इस चीज में बहुत से लोग ये प्लस और ये माइनस, इन दो साइन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं बता दूं इन दो साइन को रटना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर दोगे। हाँ, काफी हद तक ये ट्रिक काम कर जाती है, काफी हद तक ये ट्रिक काम कर जाती है, प्लस वाली और माइनस वाली। लेकिन क्वेश्चन जब पूछने वाला होता है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, कोई नियम नहीं है कि प्लस होगा तो ये होगा, माइनस होगा तो वो होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। क्या इन्फॉर्मेशन? सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी क्रॉप किस सीजन में बोई जाती है और वो कितना ड्यूरेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा शुगर केन और पोटैटो, ये दो क्रॉप हैं। अब दो क्रॉप है, बताओ कितने साल में हो जाएंगी जी? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि शुगर केन की खेती कितनी साल में हो जाती है। तो लगभग 1.5 साल लगेगा इसको शुगर केन को, और बाकी का बचा ये, यानी कि दो क्रॉप है लेकिन साल कितने लग रहे हैं? 2 साल लग रहे हैं। और यहाँ पर देखो ये आपकी ये 3 क्रॉप है, लेकिन ये तीनों की तीनों खेती जो है वो आपकी 1 साल में ही कंप्लीट हो जाएगी, जबकि यहाँ पर 2 साल लग रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी क्रॉप किस सीजन में उगाई जाती है और उसका ड्यूरेशन क्या है, ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो कोई सा भी क्वेश्चन हो रोटेशनल इंटेंसिटी का आप सही कर दोगे। बस इसको रटना मत, प्लस और माइनस को, फिर भी ट्रिकी तो है, उसको याद करना, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पर आर आई का? आर आई इसका फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ क्रॉप इन अ रोटेशन। एक रोटेशन में कितना क्रॉप आया है और टोटल ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन इन ईयर, ठीक है। ये हो गया, मल्टीप्लाई भी तो कर दो भाई 100 से। अब इसमें कुछ नोट में लिख दो भाई, कुछ एक्सेप्शन है कि कौन कौन सी चीज़ों को हम नहीं ले सकते, कौन कौन सी। जैसे कि मान लीजिए कोई क्रॉप है, उसको हमने एज अ इंटर क्रॉप लिया हुआ है। इंटर क्रॉप में मान लीजिए हमने 2 या 2 से अधिक क्रॉप ली हुई है, ठीक है। मिक्स क्रॉप है, मिक्स्ड क्रॉपिंग हमने की है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में मान लीजिए हमने 2 या 2 से अधिक क्रॉप ली हुई हैं। तो ये इंटर क्रॉप, मिक्स्ड क्रॉप, भले ही हम 10 क्रॉप भी ले लें फिर भी उसको सिंगल ही क्रॉप ट्रीट किया जाएगा, उसको सिंगल क्रॉप ही माना जाएगा। मिक्स क्रॉपिंग में भले ही 5 क्रॉप उगा दो तो 5 क्रॉप काउंट नहीं करना, उसको एक ही क्रॉप काउंट करना है, सिंगल क्रॉप ही उसको काउंट करना है। इसके अलावा एक और एक्सेप्शन है कि भाई जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप है उनको काउंट ही नहीं किया जाता। जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप है नॉट काउंटेड, इनको काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि ये बोले कॉमन एग्जाम्पल है, आपको ऑलमोस्ट सभी किताबों मिल जाएंगे, राइस, वीट और मूंग। जैसे कि अभी मैंने लिखा ही था, एक राइस, वीट और मूंग है, ये 3 है। आपको पता है भाई राइस खरीफ में होता है, वीट आपका रबी में होता है और ये जायद में होता है। पूरा 1 साल लगेगा तीनों को होने में। फसल कितनी है रोटेशन की? 3, ठीक है। 3 फसलें दी हुई हैं और ईयर कितना लगेगा? 1। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 300% हो गई रोटेशनल इंटेंसिटी। एक और एग्जांपल ले अपन, जैसे कि मान लीजिए अपन ले शुगर केन प्लस लेट पोटैटो। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, यहां पर अपन कभी भी शुगर केन के साथ आप कर रहे हो ना, शुगर केन के साथ आप कोई भी क्रॉप लगा रहे हो शुगर केन के साथ, तो हमेशा वो लेट सोइंग ही करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए आपने ले लिया यहाँ पर शुगर केन और लेट पोटैटो। अब यहाँ पर शुगर केन है, 1.5 साल अकेला ये खा जाएगा और बाकी का बचा हुआ समय ये पोटैटो ले जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 साल लगने हैं। फसल कितनी है? 2। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये आपका 100% ही आया। यहाँ पर रोटेशनल इंटेंसिटी कितनी आ गई? 100% ही आ गई। एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने ले लिया सन हेम्प, सन हेम्प ले लिया,
फिर वीट ले लिया, फिर मेज ले लिया, फिर ग्राम ले लिया। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान लगाना, सन हेम्प जो है वो क्या है, एक ग्रीन मैन्योर क्रॉप है। ये क्या है, एक ग्रीन मैन्योर क्रॉप है, यानी कि इसको काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन इसका समय गिना जाएगा। ध्यान रखना, क्रॉप काउंट नहीं होगी लेकिन समय गिना जाएगा। तो इसका समय गिना जाएगा लेकिन क्रॉप काउंट नहीं होगी। तो 4 क्रॉप है टोटल, ठीक है। तो सीधी सी बात है 2 साल तो इसमें लगनी ही लगनी है भाई। देखो ये सन हेम्प हो गया आपका, ये खरीफ में हो गई, फिर ये रबी में हो गई, फिर ये खरीफ में हो गई, फिर ये रबी में हो गई। 2 साल का समय लग गया, लेकिन फसल कितनी गिनी जाएंगी, केवल 3 ही गिनी जाएगी। सन हेम्प को काउंट नहीं किया जाएगा। तो फसल 3 गिनी जा रही है, समय लग रहा है 2 साल। मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो गई 150%। अब वहाँ पर वो प्लस माइनस वाला ध्यान रखना, कभी भी 2 क्रॉप के बीच में अगर प्लस का साइन लगा है, ध्यान रखना ये हमेशा सही नहीं होगा। ये सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे इस चीज़ को रट लेते हैं कि प्लस लगा हुआ है तो मतलब वो इंटर क्रॉप है, माइनस लगा हुआ है तो वो अलग अलग है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, मेज प्लस उर्द, मेज प्लस उर्द और वीट, ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखो प्लस लगा दिया और वहाँ पर अपने सिंपल माइनस लगा हुआ है। तो बच्चे रट लेते हैं कि भाई प्लस लगा है, इसका मतलब ये दोनों जो आए आपकी वो क्या है, इंटर क्रॉप है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मैं लिख दूँ कि मेज डैश उर्द प्लस वीट, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ। क्या बुराई है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कोई नियम थोड़ी ना है कि प्लस माइनस ही लिखा जाए, मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बच्चे ये सोच लें कि उर्द और वीट को अपन ने इंटरक्रॉप कर दिया। अब आप खुद ही सोच लीजिए, क्या उर्द और वीट ये इंटरक्रॉप हो सकता है क्या कभी? नामुमकिन है। उर्द को आप रबी फसलों में उगाओगे क्या? तो इसलिए मैंने कहा यहाँ पर ये पता होना जरूरी है कि कौन सी फसल किस सीजन में उगाई जाती है। प्लस माइनस के चक्कर में कतई मत पड़िएगा। तो प्लस माइनस देख लो, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस देखने के साथ साथ क्रॉप भी देख लेना कि क्या उनका क्रॉप का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है या नहीं है। भले ही वहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस लगाए तो समझ में आ रहा है, चलो मेज और उर्द दोनों हम लगा सकते हैं इंटरक्रॉपिंग में, लेकिन यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, वहाँ प्लस कर दिया, तो अब बच्चे इसको समझेंगे इंटरक्रॉपिंग। तो ये इंटरक्रॉपिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्लस माइनस में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। बस एक ट्रिक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द बुक में आपको प्लस दिया होगा, दैट मीन्स वो इंटरक्रॉपिंग है, ठीक है, और माइनस मतलब वो अलग क्रॉप हो गई। लेकिन ये रटने वाली चीज़ नहीं है, इसको रटना मत, कतई मत रटना, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर जाओगे। सिर्फ उसको बदलना है, बस वो प्लस वहाँ कर देगा, माइनस यहाँ कर देगा, और आप लोग बस प्लस माइनस देख के क्या सोचोगे कि ये इंटरक्रॉप हो गया और ये वो हो गया, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक। तो प्लस माइनस वाली चीज़ें बिल्कुल भी मत रटिएगा। तो यहाँ पर भाई ये 2 इंटरक्रॉप हो गई, ये दोनों आपस में इंटरक्रॉप हो गई। बस हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर डिफरेंस जरूर मिलेगा आपको, प्लस माइनस का डिफरेंस जरूर मिलेगा। इस तरह का अगर कोई एग्जाम्पल है, कोई ऐसे बोले कि मेज हो गया, फिर उर्द हो गया, फिर वीट हो गया, इस तरह से आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पर डिफरेंस जरूर मिलेगा, हो सकता है वो यहाँ प्लस कर दे या हो सकता है वहाँ प्लस कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ प्लस है, तो ये दोनों आपको पता है, इसको इंटरक्रॉप कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों को एक ही फसल गिना जाएगा। और दूसरी ये हो गई, यानी कि 2 फसल हो गई, 1 साल हो गया, 200% रोटेशनल इंटेंसिटी होगी, ठीक है। चलिए, कौन है, थोड़ा सा रुको, ये है अपना रोटेशनल इंटेंसिटी, ठीक है, हो गया कंप्लीट। थैंक यू।